नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हम आपको एक गाजीपुर के परिवार के सदस्य से मिलवाने जा रहे हैं, जिनके परिवार की एक लंबी रवायत है। इनके परिवार में पिछले 225 सालों से वकील रहे हैं और वकालत करते रहे हैं। जी हाँ, हम आपको मिलवाएंगे गाजीपुर के इतिहासकार और पेशे से वकील उबैदुर रहमान सिद्दीकी से, और उन्हीं से पूछेंगे कि इनके परिवार में पिछले 225 सालों से जो वकालत की रवायत चली आ रही है, उसको लेकर के ये क्या कुछ मीडिया से साझा करना चाहते हैं। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। सबसे पहले जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि 225 साल से आपके परिवार में प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, तो ये परंपरा कहाँ से शुरू होती है और पहले वो कौन शख्स थे आपके परिवार के, आपके खानदान के, जिन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वकालत शुरू की? ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है, जब गाजीपुर जनपद को ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर किया तो उन्होंने गाजीपुर ज़िले के अंदर मुल्की अदालतें यानी कि देसी अदालतों को कायम किया। क्यों? उससे पहले जो था वो काजी व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था जो थी वो काजी लोगों के द्वारा न्याय होता था। तो उस परंपरा को उन्होंने, उस सिस्टम को एबॉलिश किया। ठीक है। ये जोनाथ डंकन बनारस का जो कमिश्नर था, उसने ये एक नया कानून लाया है, जूरिस्प्रूडेंस में गया है कि काजी व्यवस्था को उन्होंने खत्म किया और उनके स्थान के ऊपर यहाँ पे अदालतों को कायम किया। उसके अंदर गाजीपुर में जजेस और मुंसिफ बनारस से अपॉइंट करके भेजे जाते थे। तो उसके अंदर अपीलेट जो कोर्ट थी वो बनारस में थी। 1788 के अंदर। अच्छा। तो हमारे जो फोर फादर्स हैं, जो पहला जो हमको डॉक्यूमेंट मिलता है, उनका नाम था रहीमुल्ला। अच्छा। इसका जिक्र जो है वो डब्ल्यू इरविन, जो गाजीपुर का 4 बार कलेक्टर था, उसने अपने जो सेटलमेंट रिपोर्ट है उसमें इस हमारे परिवार का, रहीमुल्ला साहब का, उसने उल्लेख किया है। इसके अलावा 1909 में जो HR नेविल का जो गाजीपुर का गजेटियर है, वॉल्यूम 29, उसमें भी इसका जिक्र है कि रहीमुल्ला साहब गाजीपुर के एक अच्छे वकीलों में से थे, जो कि बनारस के जो अपीलेट कोर्ट थी उसके अंदर ये वकालत किया करते थे। फिर उनके इस कारकर्दगी के एवज में जो उनका परफॉर्मेंस था, फिर वो मुंसिफ बना दिए गए। अच्छा। उसके बाद फिर उनके लड़के जो हैं वो वकील होते हैं, फिर उसके बाद उनके वकील लड़के होते हैं, फिर उसके बाद उनके जो पोते हैं उनका नाम था गुलाम रजा साहब। अच्छा। तो गुलाम रजा साहब का जो रिजीम है वो 1790 से लेकर के और 1830 तक आता है। तो ये बड़े अच्छे वकील थे। देखिए, वकालत 3 तरह से गाजीपुर में हुआ करती थी। जरा समझाइए हमारे व्यूअर्स को कि उस समय के जो जुडिशरी सिस्टम था उसकी जरा टर्मिनोलॉजीज को सिंप्लीफाई करके बता दीजिए। गाजीपुर में 3 तरह की वकालत लोग क्या करते थे। एक तो जो दर्जा 8 पास होते थे, तो वो उनके पास लिमिट रहता था कि इतने दायरे के अंदर, इतने पैसे के अंदर का कोई मुकदमा होगा। जैसे 70 रुपये का या 80 रुपये का कोई मुकदमा अगर आता है, या छोटी मोटी नाली वोली का झगड़ा वगड़ा का आता है, तो वो मुकदमा मुख्तार लड़ेगा। जो दर्जा 8 पास किए हुए, कक्षा 8 पास किए हुए हैं, वो मुख्तार होता था। अच्छा। मुख्तार को भी ये हैसियत थी कि वो वकालत कर सकता था, लेकिन मालियत उसमें लिमिटेड थी। उसके बाद दूसरा आता था वकील। वकील की परमिशन जो होती थी वो जिले के तहत जो अदालतें थी, जैसे गाजीपुर है, मोहम्मदाबाद है, जमानिया है, सैदपुर में है, यहाँ पे जाकर के वो वकालत कर सकता था। शहर से बाहर नहीं जा सकता था। अच्छा। दायरा तय था कि वो जनपद से बाहर जाके वकालत नहीं कर सकता था। इसका इनरोलमेंट जो होता था वो जिला जज या सब जज है ना, वो उसमें से वो एप्लीकेशन देते थे। अच्छा। तो उनको वो परमिशन मिल जाती थी। तो हमारे जो फादर हैं अख्तर उस्मान साहब, वो वकील हैं। वो खाली जनपद के अंदर अच्छा। वो वकालत कर सकते हैं। उनको 65 साल हो गया है यहाँ पे दीवानी अदालत में वकालत करते हुए। इसके अलावा फिर तीसरा जो था प्लीडर कहलाता था, जो आज एडवोकेट कहलाते हैं। तो प्लीडर जो होते थे, इसका मतलब भी प्लीड माने किसी के अपील, मुकदमा लड़ना, प्लीडर वकालत करने वाला। तो ये जो होता था वो जिले से बाहर भी जा सकता था, वकालत कर सकता था, और जिले के अंदर भी वो वकालत कर सकता था। ये हाई कोर्ट में भी वकालत कर सकते थे। तो जनपद में 3 तरह की वकालत करने की व्यवस्था थी।
तो हमारे परिवार में वकील भी हुए हैं और प्लीडर भी हुए हैं। अच्छा, जी, ये व्यवस्था थी उस वक्त। तो रहमतुल्लाह साहब पहले वकील आपके परिवार के हुए अब तक? हाँ, अब अगर तक संख्या में फिगर्स में पूछा जाए तो कितने वकील अब तक हुए? अगर देखा जाए तो 16 वकील हुए हैं और क्रम वाइज हुए हैं, सीरियल में, कोई टूटा नहीं अभी तक। सबसे बड़ी इस खासियत ये है हमारे परिवार की वकालत की। आप तो इतिहासकार हैं, 16 नाम याद है? उसमें से कुछ नाम हमको याद है, जैसे रहीमुल्लाह साहब हैं, उसके बाद गुलाम रजा साहब हैं, फिर शेख अमीनुल्लाह साहब हैं, शेख रफ़ीउल्लाह साहब हैं, अब्दुल समद साहब हैं, कारी साहब हैं, फिर उसके बाद शेख आबिद अली साहब हैं, मोहम्मद सिद्दीक साहब हैं, उसके बाद फिर आपके आते हैं अब्दुल समद साहब के लड़के यहिया साहब, ये बैरिस्टर होते हैं, इनकी विदेश में पढ़ाई होती है, ये भी वकील होकर के गाजीपुर में आते हैं। फिर इस जो सिंधिया कोर्ट बनती है, हाई कोर्ट आपके ग्वालियर में, तो उसके फिर वो जज बन के चले जाते हैं। इसके अलावा फिर हमारे दादा मौलवी फारूक साहब बहुत अच्छे वकील, दीवानी के बहुत ईमानदार वकील थे और आज नाम है, लोग उनको बड़ा इज्जत से नाम लेते हैं। उसके बाद हमारे पिताजी वकील हुए हैं, उसके बाद फिर हम भी वकील हैं। हमारे यहाँ परंपरा ये है कि वकालत जो है वो करें ना करें लेकिन डिग्री जरूर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन रहता है। रजिस्ट्रेशन जरूर रहता है। अच्छा, खैर चलिए, एक ये सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, और ये सारे आपके एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, हालांकि ये आपके लिए जज करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए हम चाहेंगे कि इन 16 जो आपके परिवार में वकील हुए हैं, इनमें सबसे ज्यादा मकबूलियत किसकी थी? सबसे ज्यादा फेमस कौन थे? सबसे ज्यादा रसूखदार कौन थे? सबसे ज्यादा 2 लोग हुए हैं, एक तो गुलाम रजा साहब, जिन्होंने ये उनके नाम पे रजागंज मोहल्ला है, रुई मंडी के पास है। थोड़ा बता दीजिए, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक रजागंज मोहल्ला है, और जैसा कि उबैद साहब बता रहे हैं कि इनके एंसेस्टर्स के नाम से उस मोहल्ले का नाम जुड़ा हुआ है। अब इन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो क्या कहानी है, रजागंज रजा साहब से किस रिश्ते में या किस तरीके से जुड़ा हुआ है। हमारी जो ग्रैंड मदर थी, उनके फादर ये गुलाम रजा साहब, जो कि बड़े अच्छे यहाँ के प्लीडर हुए हैं, और उस जमाने में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं थी, आगरा कोर्ट थी। तो यहाँ के जो वकील जो लोग होते थे अपीलेट कोर्ट, वो जाते थे मुकदमे के लिए, आगरा जाया करते थे। उसके बाद फिर तब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ है, तो फिर अब इलाहाबाद लोग आने जाने लगे। उसके बाद फिर हमारे जो परिवार में दूसरा है अब्दुल समद साहब, ये बहुत नामी गिरामी वकील हुए हैं और अपील के बड़े अच्छे वकीलों में से एक शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये बड़े अच्छे शायर हैं, मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द हैं। अच्छा। हाँ, मिर्ज़ा गालिब जब आगरा में रहते थे या दिल्ली में रहते थे, तो अपने केसेस के सिलसिले से जब अपील के सिलसिले में जब जाते थे वो आपके आगरा, तो आगरा में अपनी वकालत करने के बाद, मुकदमा लड़ने के बाद, और फिर उसके बाद फिर वो चले जाते थे दिल्ली चले जाते थे, और दिल्ली के अंदर फिर अपनी गज़लें दिखाते थे, फिर वापस वो फिर आते थे। तो बहुत सी गज़लें ऐसी हैं जो मेरे पास हैं, जो उनकी इस्लाह की हुई हैं, और वो हमने उसको किताब की शक्ल में उसको पब्लिश भी किया है। अच्छा। उसके बाद यहिया साहब हमारे यहाँ बहुत नामी गिरामी जो बैरिस्टर हुए हैं, उन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की है। अच्छा। और वो बड़े जीनियस आदमी थे। उनकी ग्रेजुएशन फ्रांस से हुई थी और LLB उन्होंने उस वक्त बारहटला इंग्लैंड से उन्होंने हासिल किया था। और वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके वो अकेले लड़के थे, कोई औलाद थी नहीं, तो फादर ने के कहने पे वो आ गए यहाँ पे। और जो स्वामी सहजानंद डिग्री कॉलेज है, इसी में रह करके वो वकालत करते थे। अच्छा। स्वामी सहजानंद की जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो है वो राजा रामनगर की वो थी बिल्डिंग। तो उन्होंने किराए पे लेके वो उसी में रहते थे, क्योंकि वो यहाँ में आकर के इस बस्ती में नहीं रहना चाहते थे। तो इस तरह से उन्होंने 8 साल उसमें रह करके वकालत किया। फिर ग्वालियर के जज बन करके हाई कोर्ट के वो चले गए यहाँ पे। उसके बाद फिर हमारे दादा जो थे मौलवी फारूक साहब, इन्होंने कोरंटाडीह में जब मुंसफी थी तो वहीं से वकालत शुरू किया था उन्होंने, वहीं पे वो वकील थे। फिर जब मुंसफी टूट गई और बलिया में चला गया कोरंटाडीह, तो कुछ दिन मोहम्मदाबाद में किया। अच्छे वकीलों में है वकालत, जब अच्छी चली तो अपील की के अब वो वकील हो गए, नाम कमाया उन्होंने, काफ़ी मुकदमे ऐसे थे जटिल उन्होंने जीता उन्होंने। और जो आजकल AIR वगैरह जो इलाहाबाद से जो कानून की किताबें निकलती हैं, बहुत सी ऐसी मुकदमे लड़े हैं जो कि आज कानून बन गया है। उनके उस मुकदमे नई जो फाइंडिंग्स निकलते थे, जो बहस करते थे, उस पर बहुत से ऐसे जो केसेस हैं जो नज़ीर बन गई है।
और ये उनके मुकदमे जो लड़े हुए हैं उनके नाम से आज भी बहुत से किताबों में जो हाई कोर्ट की जो हैं उसमें है शामिल है। गाजीपुर में वो जब आए यहाँ पे तो ये हाई यहाँ पे मुकदमा लड़ते थे गाजीपुर के हाई अपीलेट कोर्ट, वो मुंसिफी वाला छोड़ दिया, सिर्फ अपीलेट कोर्ट वो मुकदमा लड़ा करते थे। फिर मेरे फादर थे अख्तर उस्मान साहब, ये भी बड़े अच्छे वकीलों में थे। पहले तो इन्होंने चकबंदी में वकालत शुरू किया, उसके बाद फिर इन्होंने सिविल का रास्ता अख्तियार किया। तो हमको भी मेरे दादा ने इंस्पायर किया कि तुम भी वकालत करो, हम लोगों के साथ प्रैक्टिस करो। तो हमने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है 1994 में दाखिला लिया। अच्छा। और 88 में पास किया, क्योंकि सेशन एक साल लेट था, 3 साल का कोर्स था। तो मैंने भी वहाँ से वकालत पास किया और 2 साल वकालत मैंने भी किया। अच्छा। तो मन नहीं लगा? मन फिर मेरा लगा नहीं, और फिर हमने वकालत छोड़ दिया, फिर रास्ता दूसरा मैंने अख्तियार कर लिया। समद साहब का आपने नाम लिया, आपके फैमिली से हैं, तो हम जब आपसे मिलने के लिए आ रहे थे इस इंटरव्यू के सिलसिले में, तो आपके घर के बाहर समद कोठी ये देखने को मिली, तो उन्हीं के नाम पर इस बिल्डिंग का नाम है। थोड़ा सा इस बिल्डिंग का भी कुछ इतिहास साझा करेंगे? हाँ, समद मंजिल उन्हीं के नाम पे है, मौलवी अब्दुल समद साहब। अच्छा। ये जो थे ये कमिश्नर भी थे। अच्छा। पहले कमिश्नर जो अच्छे रसूख वाले पढ़े लिखे जो होते थे हिंदू या मुसलमान में, तो मुसलमानों में उनको खान बहादुर का लक़ब दिया जाता था, उपाधि का, जो रिनाउंड पर साइंटिस्ट होती थी जिनका समाज में थोड़ा सा इम्पैक्ट उनका असर होता था। और जैसे हिंदुओं के अंदर राय बहादुर के टाइटल मिला करती थी, 2 लोगों में अलग अलग, तो इनको खान बहादुर का टाइटल मिला था। लेकिन 1800, और ये सबसे एक बात और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो मैं यहाँ पे इंडोर्स करना चाहता हूँ, इन्होंने मुकदमे जो क्रांतिकारी थे 1857 वाले, 58 वाले या 1880 वाले में, इन्होंने फ्री मुकदमा लड़ा था क्रांतिकारियों की तरफ से। अच्छा। तो फिर अंग्रेजों ने इनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप वकालत उनकी तरफ से ना करें। तो बहुत से उसमें मुलजिम जो थे बिलावजह उनको पकड़ के ऐसे संदेह में डाल दिया गया था, तो उसमें बहुत से छूटे। अच्छा। तो इससे उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश अदालतों की प्रेस्टीज गिरने लगी, तो इनके ऊपर प्रेशर डाला कि उनकी वकालत आप ना करें। तो उन्होंने अपना टाइटल जो था खान बहादुर का सरेंडर कर दिया, वापस कर दिया। तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसके साथ साथ शेख अमीनुल्लाह साहब भी हमारे घर में, रफ़ीउल्लाह साहब, ये 3 लोगों ने अपने टाइटल्स वापस कर दिए थे। अच्छा। और तीनों तो जो थे ये जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी तरफ से इन लोगों ने वकालत किया था। अच्छा। अच्छा। और एक इसी घर में मौलवी अब्दुल अजीम साहब हुए हैं। ये जो एमएच इंटर कॉलेज आप देख रहे हैं, पहले इसी समद मंजिल में था। अच्छा, इसी घर से? इसी घर में था और 50 साल रहा है। अच्छा। अब्दुल अजीम साहब जो हैं वो इसी जो अब्दुल समद साहब थे इनके चचा के लड़के हैं। यानी कि मेरी जो दादी थी उनके जो बड़े अब्बा हैं वो मौलवी अब्दुल अजीम साहब अच्छा थे। तो उन्होंने तालीम के लिए उन्होंने इस पहल की? हाँ, पहल किया गाजीपुर के अंदर मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, कि कम से कम बच्चे यहाँ पे पढ़ें लिखें। लड़कियों का भी था इसके अंदर। अच्छा। ये हाई स्कूल तक था, 48 तक, 1948 तक। तो रिहाइश और स्कूल दोनों साथ साथ था कि केवल स्कूल ही था? इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा था। अच्छा। क्षेत्रफल जो बड़ा था, इसका अहाता जो था बड़ा लंबा था। रिहाइश भी बड़े अच्छे मकान में थी, तो सारे लोग उसी में चले गए। और बाकायदा यहाँ से डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। आप जिस मकान में बैठे हैं ये डबल स्टोरी उसी पुरानी इमारत की नींव के ऊपर ये बना है हमारा स्कूल। और यहाँ 50 साल रहा है ये स्कूल, जो आज एमएच इंटर कॉलेज है। उस जमाने में MAV मोहम्मदन एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल से स्कूल की इसकी बुनियाद पड़ी थी। और जो मौलवी अब्दुल अजीम साहब थे बड़े फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा। बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जेल भी गए थे ये। और इन्हीं के लड़के जो थे वो एक ही लड़के हुए हैं 14 साल के बाद, बड़ी मेहनत के बाद और बड़ी दरगाहों पे दुआओं के बाद पैदा हुए, अब्दुल अलीम साहब। अच्छा। जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं। और इन्होंने PhD जो किया था जर्मनी से। उस वक्त का बड़ा स्टेटस माना जाता था, या तो इंग्लैंड से कोई PhD करे या जर्मनी से करे, तो इसकी बड़ी उस वक्त मांग थी। और लोहिया जी जो है इनके क्लासमेट थे। अच्छा, दोनों साथ में थे। तो उन्होंने भी अपने मेमोयर्स में, और ये आपके अब्दुल अलीम साहब ने भी अपने मेमोयर्स में अपना उन दिनों का जो मूवमेंट था वहाँ भी इंडियंस को लेकर के वो सब चीज़ें लिखी हैं। अच्छा। कि हिंदुस्तान को हमको कैसे आज़ाद कराना है। वहाँ पे एक विंग बनाया था लड़कों का, नौजवानों का। तो इस तरह से मौलवी अब्दुल अजीम साहब भी बड़े अच्छे एक वकील थे।
और उन्होंने यहाँ पे सबसे बड़ी बात, पहला खादी का कारखाना तैयार किया था। वकालत के अलावा कारखाना अपने बेटे अब्दुल अलीम साहब के नाम पे इन्होंने इसी के एक हिस्से में बनाया था। अच्छा। कारखाना था बाकायदा, उसके अंदर खादी के कपड़े हमारे घर के लोग पहनते थे। हमारी दादी, हमारी बड़ी दादी, सारे लोग, घर की औरतें, बहुएं जो थी, वो अपने हाथ की बनाए हुए या जो उनके काम करने वाले थे उन्होंने थे, और फिर शहर के अंदर वो कपड़े सप्लाई होते थे खादी के, या फिर जिले के अन्य जनपदों में वो सप्लाई होता था। तो इस तरह से, और जो पैसे की आमदनी होती थी, तो क्रांतिकारी जो होते थे 1933 वगैरह के अंदर, 1920 1933 में उनको फंडिंग होती थी। अच्छा। हाँ, जैसे कोई गरीब घर का कोई क्रांतिकारी पकड़ के जेल में बंद हो गया, वही अकेले कमाने वाला, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो इस ऐसे परिवारों को जो आमदनी उस खादी के कपड़े के बेचने के बाद होती थी, वो ऐसे परिवारों को वो फंडिंग वो किया करते थे मौलवी अब्दुल हसीब साहब। तो इनके बड़े कंट्रीब्यूशन हैं। वकील के अलावा ये भी सामाजिक कार्य में भी बहुत आगे रहा ये घर, समद मन से। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले ली, 16 पीढ़ियां लगातार मुसलसल जो है वकालत के पेशे में रहीं। अब आगे क्या होगा? आपके बाद की जनरेशन क्या एज ए प्रोफेशन वकील बनने की राह पर है या बनने का इरादा रखती है, या अब तक ये जो आपने 16 पीढ़ी गिराई, अब 17वीं पीढ़ी में क्या होने वाला है वकालत पेशे का? हमको तो उम्मीद है पूरी कि हमारा छोटा भाई इबादुर रहमान है, उनके 3 बच्चे हैं। अच्छा। तो अभी से हमारे जो फादर हैं अख्तर उस्मान साहब वकील, उन्होंने कह दिया है कि इस 3 लड़कों में से एक वकील बनेगा। तो वो परंपरा जो है, हमको उम्मीद है वो आगे चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे उबैदुर रहमान साहब, गाजीपुर के बहुचर्चित इतिहासकार। इन्होंने बहुत सारे इतिहास का डॉक्यूमेंटेशन किया है और साथ ही पेशे से वकील हैं। इनके परिवार में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि पिछले 225 साल से वकील रहे हैं। वकालत इनके 16 पीढ़ियों से होती आई है और इन्हें उम्मीद है कि आगे भी यह वकालत की परंपरा बरकरार रहेगी। अमितेश कुमार सिंह, NBT ऑनलाइन, गाजीपुर।